Hello students, today I will discuss regarding restriction enzymes और मैं क्लोनिंग टेक्निक्स के बारे में भी अब बताऊंगा जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है और आपको फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस भी कहते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जनरली बैक्टीरिया में होता है। क्यों होता है? बिकॉज इनको प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी वायरल अटैक के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, नीचे देखिए तो कैसे बैक्टीरियोफाज के डीएनए को ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेस्ट कर लेते हैं और अपने डीएनए को मॉडिफिकेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं वो किसी भी वायरल डीएनए को तोड़ने के लिए प्रोड्यूस होते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या रिकॉग्नाइज जिसको करते हैं वो स्पेसिफिक होता है। जैसे यहाँ पे एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर1 एंजाइम है जो GAATTC। तो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट ऑफ इको आर1। तो ये स्पेसिफिक होती है और जो भी ये रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक मीन्स इसको अगर आप रीड करें एक ऊपर वाले स्टैंड में GAATTC, तो इसी तरह से ये नीचे वाले स्टैंड में इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है इसमें भी GAATTC, इसको आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे तो दोनों में बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो इसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं और सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं इसी तरह के जो रिकॉग्निशन साइट होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं और यहीं पे कट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इको आर1 यहाँ पे G और नीचे वाले स्टैंड में भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में भी G पर कट कर रहा है और तो डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक कर दे रहा है। इस तरह से ये डीएनए कट जाता है या टूट जाता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। तो इस तरह से हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर मीन्स आणविक कैंची हैं, ये डीएनए के अणुओं को काटते रहता है। तो इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पे कट कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कई टाइप्स होते हैं जो हम क्लोनिंग पर्पज में यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ पे एनसर्कल किया। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या टाइप 2 एंजाइम्स को हम यूज करते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने कहा कि एंजाइम है, तो इनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है टाइप 2 में, उसमें सेपरेट एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज जो यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। टाइप 3 में ये एक साथ होती है दोनों यूनिट और टाइप 1 में भी ये बाई फंक्शनल और 3 सब यूनिट होती हैं। जो रिकॉग्निशन साइट होती है टाइप 2 एंजाइम में 4 से 6 बेस पेयर सीक्वेंस का होता है, जो आपने अभी देखा इसके केस में देखा होगा आपने, ये इको आर1 में देखा आपने GATC। तो 6 बेस पेयर हैं। तो जो टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ 4 से 6 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं इसके रिकॉग्निशन साइट में और वो पैलिंड्रोमिक होते हैं। जबकि टाइप 3 में 5 से 7 होते हैं और एसिमेट्रिक सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक नहीं होता। और इसी तरह से टाइप 1 में भी पैलिंड्रोमिक नहीं होता। अब बात करें क्लीवेज साइट की, तो इसमें जो जहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है वहीं पे कट करते हैं टाइप 2 एंजाइम, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि टाइप 3 24 से 26 बेस पेयर दूर कट करते हैं और टाइप 1 तो बहुत ही ज़्यादा नॉन स्पेसिफिकली कट करते हैं, अबाउट 1000 बेस पेयर फार कट करते हैं जहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये इसीलिए रिस्ट्रिक्शन टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है क्लोनिंग पर्पज के लिए। और रिस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन की बात करें तो सेपरेट रिएक्शंस होती हैं टाइप 2 में, और जबकि टाइप 3 में एक साथ चलती हैं और टाइप 1 में भी एक साथ म्यूचुअली चलती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें केवल मैग्नीशियम आयन एज ए कोफैक्टर यूज होते हैं टाइप 2 में, और जबकि टाइप 3 में मैग्नीशियम के अलावा ATP भी ज़रूरत होती है, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो टाइप 2 को विदाउट यूजिंग एनर्जी आप यूज कर सकते हैं क्लोनिंग पर्पज के लिए। अब बात करते हैं कि उसका नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको इको आर1 बताया था, तो इको आर1 में जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर एसरिकिया। एसरिकिया जो जीनस है उसको डिनोट करता है यहाँ पे। CO मीन्स स्पीसीज, कोलाई स्पीसीज हो गई। R मीन्स स्ट्रेन हो गया। और जो जिस ऑर्डर में डिस्कवर हुआ, सपोज इको आर1 है फर्स्ट में डिस्कवर हुआ तो इको आर1 नाम दिया गया। तो इसी तरह से आप इस टेबल में कई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के नाम देख सकते हैं
और उनकी रिकॉग्निशन साइट भी देख सकते हैं। और रिकॉग्निशन साइट या तो 6 बेस पेयर हैं इसमें, जैसे बाम H1 में भी आप देखिए GGA TCC, इसमें 6 बेस पेयर। और ये पैलिंड्रोमिक भी है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे इस तरफ पढ़िए GGA TCC, तो इस तरह से ये पैलिंड्रोमिक हैं सारे के सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज जो हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे बाम H1, BGL2, PBU1, PBU2, HIND3, HINF1, तो ये कई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम है जो हम क्लोनिंग पर्पज में यूज करते हैं। और इसका नेमिंग आप मैंने बताया कि पहला जो है जीनस है जिस बैक्टीरिया से हम आइसोलेट करते हैं, दूसरा स्पीसीज होता है। जैसे बाम H1 में बेसिलस, B फॉर बेसिलस, A फॉर एमाइलो लिक्विफिकेंस। तो इसी तरह से जितने भी आपके ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनको उनकी जो ओरिजिन जहाँ जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है उसके आधार पर उनकी नेमिंग की जाती है। अब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जनरली क्लोनिंग के बारे में जानेंगे। क्लोनिंग होती क्या है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसको पहले आपने जानना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जीन को आपने क्लोन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेक्टर चाहिए होता है, प्लाज्मिड वेक्टर, जिसके अंदर आप जीन को इंसर्ट करेंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए जिससे आप वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज क्लोनिंग पर्पज में होता है। आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिस जीन को आपने क्लोन करना है बैक्टीरिया सिस्टम में। सपोज आप किसी ह्यूमन जीन को भी बैक्टीरिया सिस्टम में क्लोन कर सकते हैं। जैसे इंसुलिन की जीन को आप बैक्टीरिया में क्लोन करके इंसुलिन का प्रोडक्शन बैक्टीरिया में कर सकते हैं। इसको मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे होता है। इसके अलावा डीएनए लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है और बैक्टीरिया सेल कोलाई की जनरली हम यूज करते हैं क्लोनिंग पर्पज के लिए, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है कोई भी क्लोन प्रोडक्ट को। तो कुछ मैं आप यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए। पहला है PBR322। तो इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, P फॉर प्लाज्मिड, BR जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, तो B स्टैंड फॉर बोलीवार एंड R स्टैंड फॉर रोड्रिगेज। और 322 जिस नंबर पे इन्होंने इसको बनाया इस प्लाज्मिड वेक्टर को, इसका नाम 322 नंबर रखा गया। तो इसका नाम पूरा PBR322 पड़ गया। तो क्लोनिंग वेक्टर की क्या खासियत है, एक विशेषता है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट के अंदर। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे है। इसके अलावा इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी होती है। और इसमें क्लोनिंग साइट जैसे बाम H1 इसको कट कर सकता हो, HIND3, तो डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कट कर सकते हो। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द PBR322। इसी तरह से दूसरा क्लोनिंग वेक्टर है एक PUC8 वेक्टर बोलते हैं इसको, P फॉर प्लाज्मिड, U फॉर यूनिवर्सिटी, C फॉर कैलिफोर्निया। सो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया, तो इसको PUC8 वेक्टर बोलते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होती है और इसमें एक जीन और होती है लेग जेड प्राइम। लेग जेड प्राइम में ही बाम H1 की साइट होती है। तो लेग जेड प्राइम क्या करता है कि ये एक एंजाइम को बनाता है जिस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज कन्वर्ट करता है लैक्टोज को यूज करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो जिस भी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा वो लैक्टोज का यूज कर सकता है। तो इसको ही वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग पर्पज के लिए यूज किया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके। और इसको ब्लू वाइट कॉलोनी स्क्रीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप इसको बाम H1 से डाइजेस्ट करेंगे तो ये लेग जेड जीन डिस्टर्ब हो जाएगी और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लाइगेट कर देंगे। तो होगा क्या कि या तो ये सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा या जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंटीग्रेट होगा। जब आप इन प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया या इकोलाई में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो होता क्या है कि आप दो टाइप की कॉलोनीज आपको मिलती हैं, एक ब्लू कॉलोनीज मिलती है, एक वाइट कॉलोनीज मिलती है। तो ब्लू कॉलोनीज में होता क्या है, आपका विदाउट इंसर्ट वाला प्लाज्मिड है, क्योंकि जब इस प्लेट में हमने एक्सगाल डाला हुआ है जो लैक्टोज का सब्स्टिट्यूट है। और जब ये लेग जेड जीन इंटैक्ट रहेगी, मींस इनके अंदर कोई इंसर्ट नहीं आया, तो ये क्या करता है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। और बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो एक्सगाल को ब्लू कलर के सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड जब ये इंसर्ट आपका इंटीग्रेट हो गया लेग जेड जीन के बीच में, तो ये लेग जेड जीन डिस्टर्ब हो गई। और वंस दिस लेग जेड जीन इज डिस्टर्बड, तो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी बीटा गैलेक्टोसिडेज को। बीटा गैलेक्टोसिडेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो एक्स गाल जो कलरलेस है उसको ब्लू कलर में
ब्लू कलर के सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, तो जो इसकी कॉलोनीज होंगी वो वाइट कॉलोनीज आएंगी। तो आपके जो इस प्लेट में एम्पिसिलिन भी डाली गई है, तो आपके दोनों ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में एम्पिसिलिन की जीन है, इंटीग्रेटेड वाले में भी और सेल्फ लाइगेटेड में, तो ये दोनों ग्रो तो होंगे। लेकिन आपको जो स्क्रीनिंग के बाद जो आपको चयन करना होगा, वो आपको वाइट कॉलोनीज को चयन करना होगा, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव क्लोन्स हैं। क्लोनिंग पर्पज को हम, क्लोनिंग जो टेक्निक है इसको हम अगर इस फिगर से दिखाना चाहें तो ये ऐसे है। तो सबसे पहले हम जीन, ये आपका वेक्टर है, जो जैसे प्लाज्मिड वेक्टर है ये लिया जाता है। सेकेंड स्टेप में आप इसको डाइजेस्ट कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और इसी तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी डाइजेस्ट कर देते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। थर्ड स्टेप में लाइगेट कर देते हैं। आफ्टर लाइगेशन यू कैन ट्रांसफॉर्म देम इन द इकोलाई। तो इकोलाई में जिसमें ये प्लाज्मिड लाइगेटेड प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, एक टाइप की ये सेल्स होंगी, दूसरे में ये कोई भी प्लाज्मिड इंसर्ट या ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। तो ये जब आप एम्पिसिलिन की प्लेट में इनको ग्रो करेंगे, तो या कोई भी एंटीबायोटिक जो सिलेक्शन मार्कर है इस प्लाज्मिड में उसमें ग्रो करेंगे, तो सपोज यहाँ पे एम्पिसिलिन मान लेते हैं, एम्पिसिलिन की प्लेट में केवल ये वाला बैक्टीरिया ही ग्रो होगा, क्योंकि इसमें ये प्लाज्मिड जो जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जबकि ऑन द अदर हैंड ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, तो केवल आपके पॉजिटिव जो क्लोन है उसमें कंटेन होगा ये प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। इस बैक्टीरिया के अंदर सपोज ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपकी इंसुलिन है, तो इन बैक्टीरिया में सारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता रहेगा, और जो ह्यूमन की इंसुलिन है वो आप बैक्टीरिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी वो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कहलाएगी, और जिसको इंसुलिन की कमी है उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में। और जो फाइनली मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज हम किसी भी अपराध को सॉल्व करने में कर सकते हैं। आजकल फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल में जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स पैटर्न है वो अलग अलग है। जैसे इवन दो सगे भाइयों में भी ये अलग होगा, और अगर आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो सारे इंडिविजुअल्स में ये डीएनए फिंगरप्रिंट, जैसे आपके अंगुली के फिंगरप्रिंट होते हैं, ऐसे डीएनए के भी फ्रेगमेंट जो पैटर्न होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। इसको कैसे करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग में होता क्या है, आप क्रोमोजोमल जो जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। सपोज ब्लड से आइसोलेट कर लिया आपने किसी भी ह्यूमन के, या इवन आप यू कैन आइसोलेट द जीनोमिक डीएनए फ्रॉम हेयर। तो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में पड़ जाता है जीनोमिक डीएनए। इसके बाद आप इसको सेपरेट करते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि कैसे एक क्राइम को सॉल्व किया जा सकता है। सपोज यहाँ पे सस्पेक्ट है, एक सपोज एक मर्डर हो गया, तो दैट इज द विक्टिम। उसके पास एक कुछ बाल मिला या ब्लड स्पॉट मिला, तो उससे आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, और दो लोगों पे आपको शक है। सपोज सस्पेक्ट 1 पे शक है और सस्पेक्ट 2 है, दो सस्पिशियस लोग हैं, तो उनमें से एक ने मर्डर किया है सपोज। तो उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं? इन चारों से आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, उनको डाइजेस्ट कर लिया, इसको रन कर लिया एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। इसके बाद आपने इसको ट्रांसफर कर लिया एक नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये सदर्न ब्लॉटिंग में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। जेल के ऊपर आप एक मेम्ब्रेन रख देते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, उसके ऊपर वेट रख देते हैं, तो सारे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं ऊपर की ओर, यहाँ जेल से मेम्ब्रेन की ओर ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे दिखाया गया आफ्टर ट्रांसफरिंग इनटू द मेम्ब्रेन, आपको ये मार्कर्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन बीच की 4 लेंस में अभी आपको कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद अगर आप इसको रेडियो लेवल प्रोब अगर इसमें डालेंगे, तो ये प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से बाइंड हो जाते हैं, और अब इस मेम्ब्रेन को आप एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करते हैं, क्योंकि रेडियो लेबल्ड प्रोब है तो वहाँ पे ये एक्सरे फिल्म में ही दिखाई देते हैं। तो एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से बेंडिंग पैटर्न दिखाई देता है, और यहाँ पे आप अगर बेंडिंग पैटर्न को मिलान करें तो सस्पेक्ट 1 ही इसका खूनी है, क्योंकि एविडेंस जहाँ पे मर्डर हुआ है उसकी बॉडी के पास जो भी स्पॉट मिला था या जो बाल मिला था उससे डीएनए आइसोलेट किया था, और इससे भी किया, तो इन दोनों का बेंडिंग पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। तो इस तरह से आपने ये एक खूनी को पकड़ने में हेल्पफुल करती है टेक्निक।
तो आप भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं रिसर्च करने में, आफ्टर पीएचडी आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज आपने देखा कैसे क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने में होता है और कैसे क्राइम को सॉल्व करने में किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आप तब तक, अब मैं कल आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक आप प्लीज़ घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। और आपके पास अगर कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।